नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बिहार चुनाव के मुस्लिम फैक्टर को डिकोड करने वाले हैं। बिहार में कल तीसरे चरण का मतदान है और इस राउंड में 78 में से 24 सीटें ऐसी हैं जिनकी चाबी मुस्लिम वोटरों के पास है। सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर किस पर चोट करेंगे, किसे चुनावी रिंग से नॉकआउट करेंगे। सीमांचल में जीत का समीकरण क्या है और देखने वाली बात यह भी है कि बिहार में किसकी सियासी नाव डुबो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कल की वोटिंग से पहले कल के इस चुनावी गणित को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सीमा विवाद को लेकर वहीं आज भारत और चीन की बातचीत हो रही है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत एलएसी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देगा और पाकिस्तान को भी अपनी हदों में रहना होगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध खराब हैं। दुश्मन को चेतावनी देने के साथ साथ भारत जोर शोर से सामरिक तैयारी भी कर रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास से भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी शत्रुओं को वीडियो संदेश दिया है। इस अभ्यास के वीडियोस भारत का बुरा सोचने वालों को अच्छे नहीं लगेंगे और इसके बाद हम आपको अमेरिका भी लेकर चलेंगे और वहां के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की सांप सीढ़ी दिखाएंगे। ट्रंप और बाइडेन में कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। आप ये कह सकते हैं कि सुपर पावर के चुनाव की सुई अटक सी गई है। आपको इस खबर के सारी अपडेट पता होनी चाहिए और ब्रिटिश अखबार द सन ने खुलासा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 20 साल तक सत्ता संभालने के बाद अगले साल जनवरी 2021 में अपना पद छोड़ सकते हैं। 68 साल के पुतिन में खतरनाक पार्किंसन बीमारी के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उनके परिवार और गर्लफ्रेंड ने उन्हें राष्ट्रपति पद त्यागने के लिए कहा है। नोट करने वाली बात यह है कि हाल ही में रूस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत पुतिन को त्यागपत्र के बाद भी जीवन भर सीनेटर बने रहने, वेतन भत्ते पाने और किसी भी तरह के मुकदमे से बचने की गारंटी दी गई है। यानी पुतिन पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें एक एक करके विस्तार से आप तक हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेंगे। कल बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू और नीतीश साथ साथ लड़े थे तो 78 में से 54 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन इस बार सारे के सारे समीकरण वहां पर बदले हुए हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सीमांचल की 24 सीटों का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी नतीजे का रुख बदलने की स्थिति में है। बड़ा क्या मुस्लिम वोटर इस बार लालू के साथ जाएगा या फिर नीतीश का दांव चल जाएगा? मोदी जी की बात करता है, कोई नीतीश जी की बात करता है। सच्चाई यह है कि मोदी जी और नीतीश जी एक ही चीज है। और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। बिहार में चुनावी शोर थम गया, लेकिन सरगर्मी और बेचैनी बढ़ गई। किसका दांव चलेगा, कौन होगा चारों खाने चित, ये लाख टके का प्रश्न है। आखिरी चरण की 78 सीटों में से 24 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट ये तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सीमांचल की चाबी मुस्लिमों के हाथ में है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया की 24 सीटें जिसकी झोली में गई, समझिए उसका दावा पक्का। 24 सीटों में से 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां 20% से कम मुस्लिम आबादी है, लेकिन असर पूरा है। 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो आज के महागठबंधन के पास 24 में से 12 सीटें हैं और एनडीए के खाते में भी 12 सीटें हैं। लेकिन ये तब के नतीजे हैं जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक गठबंधन में थे और इस महागठबंधन ने 24 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब तो सारे समीकरण बदल गए, लिहाजा वोट गणित भी बदलना तय है। जेडीयू और बीजेपी एक गठबंधन में है, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां एक टीम में खेल रही हैं। सीमांचल में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11 और लेफ्ट 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम पार्टी 1 सीट पर चुनावी रेस में है।
तमाम चुनावों की तरह ही इस चुनाव में भी AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं और उनकी पार्टी ने 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार में आखिरी चरण का चुनाव उन इलाकों में हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी तकरीबन 40% से लेकर 70% तक है और इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करना NDA के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है वो नीतीश कुमार में एक बार फिर से भरोसा जताती है या नहीं। अब जरा सीमांचल के 4 जिलों पर ध्यान दीजिए। किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान आबादी रहती है। आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि वो इस इलाके में बढ़त पा सकते हैं। इस सोच के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि मुस्लिम आबादी अपनी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी को अपने करीब नहीं पाती। दूसरा ये कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथी हैं और नीतीश को वोट देने का मतलब है बीजेपी को मजबूत करना। और तीसरा ये कि आरजेडी को लगता है कि नीतीश ने अपना पाला बदलकर इलाके के लोगों का विश्वास तोड़ दिया है। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी सियासी दूरबीन से जनता को दिखा रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। कोई मोदी जी की बात करता है, कोई नीतीश जी की बात करता है। सच्चाई यह है कि मोदी जी और नीतीश जी एक ही चीज है। आपने वोट दिया था नीतीश जी को, जब आपने वोट दिया था आपने गठबंधन को वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। नहीं। मगर नीतीश जी ने धोखा दिया। आरजेडी को भरोसा है कि आखिरी चरण के चुनाव में उसका मुस्लिम यादव फैक्टर काम करेगा, जिसने 2090 से 2005 के बीच 15 साल तक लालू को सत्ता में बने रहने में मदद की थी। सीमांचल के मुस्लिम वोटर और कोसी के 3 जिले मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में यादव निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, यानी अगर MY फैक्टर चल गया तो 78 में से 37 सीटों पर इसका सीधा असर होगा। आप देखिए, जात धर्म की राजनीति से ऊपर हट करके आप सबको साथ लेके चलना है। समाज के चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी हो, दलित भाई हो, महादलित हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेगा। किसी भाई को पीछे नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा CAA NRC कानून को लेकर गहरी नाराजगी तो पहले से थी, ऊपर से योगी आदित्यनाथ के घुसपैठियों वाले बयान ने आग में घी का काम किया। यही वजह है कि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करने उतरे। यही नहीं, सीएम ने जनता के मन की वोट मशीन में अपना इमोशनल कार्ड स्वाइप करने की कोशिश की। इन्हें खाते में जीत का क्रेडिट चाहिए। कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहाँ से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अगर मुस्लिम वोट बटा तो किसी एक पार्टी की विजय मुश्किल है। फिलहाल सीमांचल के मुस्लिम वोटरों की मुट्ठी बंद है। 10 तारीख को यह मुट्ठी खुलेगी, तब तक इंतजार कीजिए। रोहित सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक। मुस्लिम राजनीति के चतुर खिलाड़ी असदुद्दीन ओवैसी का अपना खेल बने या ना बने, लेकिन तमाम धुरंधरों का खेल बिगाड़ने के लिए वो भी बिहार के चुनावी महासमर में उतर चुके हैं। तीसरे चरण के वोट युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है और वो इस इलाके की मुस्लिम बहुल आबादी पर डोरे डाल रही है। महागठबंधन को सेंधमारी का डर सता रहा है। नतीजा ये कि कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। सवाल उठता है कि क्या ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो क्या बीजेपी यहां कुछ करिश्मा कर सकती है? AIMIM के मंच से जिस शेर के आने का ऐलान हो रहा है वो कोई और नहीं, असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये शेर अपने इलाके से निकलकर दूसरे के इलाके में घुस आया है, जबकि चुनावी विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शेर किसका शिकार करेगा। जिस सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन जीत की उम्मीद लगाए बैठा है, वहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारकर उनके खेल को बिगाड़ने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ओवैसी यहां जितने ज्यादा वोट हासिल करेंगे उतना ही महागठबंधन को नुकसान होगा।
आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। कहा था कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर आज आप देखते हैं कि इन तमाम तीनों पार्टी की नाहिली और इनके झूठ बोलने की वजह से बिहार में बीजेपी सत्ता में है। ओवैसी की पार्टी किशनगंज में पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक सीट जीती थी। इससे उत्साहित होकर ओवैसी ने इस बार सीमांचल की 24 में से 13 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। दमखम दिखाने के लिए 6 दलों के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी बना लिया। ये गठबंधन सीमांचल की सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। क्या हम सेकुलरिज्म के क्या गुलाम है कि झंडा हम जिंदगी भर लेके जाएंगे सेकुलरिज्म का? हिस्सेदारी की जरूरत है। ये कब तक सिर्फ आप वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले भी बनो। आप तो सिर्फ ये बोलते कि वोट डालो डालो, हमको डालो, हम तुम्हारे माई बाप हैं, हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारे को ऐसा करेंगे, हम रमजान में एक मरतबा इफ्तार की दावत करेंगे, 16 घंटे मैं भूखा रहता हूं अल्लाह के लिए, मेरे मुंह में खजूर घुसड़ते हैं और बोलते सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये नहीं है, सेकुलरिज्म ये है कि अगर तुमको ताकत मिली तो मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। ओवैसी ने सोच समझकर मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जो महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में सीधे सीधे सेंधमारी की कोशिश है। यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है। ये लोग अब लोगों को समझा रहे हैं कि ओवैसी को वोट दिए तो बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी, एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ओवैसी मुसलमानों को अपनी ओर खींच पाएंगे? मुस्लिम युवाओं में ओवैसी को लेकर हलचल तो है, लेकिन ये हलचल वोट में बदलेगी या नहीं, इस पर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। वो भी तब जबकि बिहार में अल्पसंख्यक वोट एंटी बीजेपी के तौर पर लामबंद होता रहा है और ये जीतने वाले पक्ष में ही जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव बिहार में आज भी मुसलमानों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और अगर मुस्लिम वोट आरजेडी के खाते में गया तो महागठबंधन की सरकार बनने में मदद मिलेगी। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में ओवैसी की एंट्री ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि उसके मुस्लिम मतदाताओं का वोट ओवैसी की एंट्री के बाद बढ़ सकता है और शायद यही वजह है कि पूरे प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। पिछले साल नवंबर में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी बुरी तरह से नाकाम रही। एआईएमआईएम ने झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत किसी में भी नहीं मिली थी। ओवैसी कई बार वोट काटने की राजनीति का एक पुर्जा साबित हुए हैं। ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी संयोग नहीं, प्रयोग है। इस प्रयोग से कितना फायदा होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रोहित सिंह और आनंद पटेल के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां महागठबंधन वोटों की जुगाड़ में है, वहां ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। सीमांचल क्षेत्र की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ओवैसी ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि आखिरी दौर में सीमांचल की 3 सीटों पर ओवैसी ने दलित और ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों में से किशनगंज में कांग्रेस की मजबूत स्थिति रही है, जबकि अररिया, पूर्णिया और कटिहार में आरजेडी जोर आजमाइश कर रही है। इन सभी जिलों में ओवैसी के ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट ने महागठबंधन के प्रत्याशियों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मायावती की बीएसपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी शामिल हैं। इस गठबंधन में दलित और मुस्लिम के साथ ही साथ यादव जाति को साधने की कोशिश हुई है। गठबंधन ने अगर वोट काटे तो सीमांचल समेत पूरे बिहार में सारे सियासी समीकरण
पलट सकते हैं। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ये याद दिलाते हुए कि कल आखिरी दौर का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से आप बड़ी कवरेज आज तक पर देखेंगे और शाम 5 बजे से एग्जिट पोल देखना मत भूलिएगा। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब हम चीन को खबरदार करने वाली 2 खबरें आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर चीन को यह बता दिया है कि एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी खबर मालाबार नेवल एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने चीन की हेकड़ी निकालने वाला युद्धाभ्यास किया है। लेकिन पहले बात चीन को उस चेतावनी की हम करेंगे जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने उसे दी है। एक वर्चुअल सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने चीन को क्लियर कर दिया कि भारत एलएसी में किसी भी तरह का फेरबदल स्वीकार नहीं करेगा। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. अड़ियल चीन को सीडीएस रावत ने यह क्लियर मैसेज ऐसे वक्त में दिया है जब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 8वें चरण की बातचीत चुशूल में हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 चरणों में इस बार भी भारत ने चीन के सामने एलएसी पर यथास्थिति बरकरार रखने की मांग दोहराई है। वहीं चीन चाहता है कि भारतीय सेना फिंगर 3 तक ही पेट्रोलिंग करे, जबकि मई से पहले तक भारतीय सेना फिंगर 4 से भी आगे तक पेट्रोलिंग करती थी। भारत की मांग है कि चीन अपने सैनिकों को वापस उसी जगह पर लेकर जाए जहां वो मई के पहले हफ्ते में तैनात थे, लेकिन चीन का कहना है कि भारत पहले पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से पीछे हटे। दरअसल भारत ने पैंगोंग लेक के इस इलाके की रणनीतिक चोटियों पर तब कब्जा किया था जब चीन की सेना ने भारत की सेना को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग करने से रोका था। इस इलाके में मौजूद होने से ही भारत की स्थिति मजबूत हुई और चीन को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। हालांकि चीन बातों से मानने वाला है नहीं। आज से पहले 7 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें चीन के अड़ियल रुख की वजह से हर बार बातचीत बेनतीजा रही। 12 अक्टूबर को पिछली बातचीत में चीन ने सिर्फ आंशिक रूप से ही पीछे हटने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने मना कर दिया था। दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद को पूरे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है, क्योंकि भारत का मैसेज क्लियर है कि अपनी 1 इंच जमीन पर भी वो चीन का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन जब तक एलएसी पर यथास्थिति कायम नहीं करता, भारत पीछे नहीं हटेगा। फिर चाहे इसमें जितना मर्जी वक्त लगे और इसके लिए जो भी करना पड़े, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। यह बात एक बार फिर से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को समझा दी है। वैसे दिक्कत यह है कि विस्तारवादी सोच से ग्रस्त चीन को शांति की बातें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए चीन को चेतावनी देने के लिए कई बार किसी बड़े धमाके की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही एक धमाका भारत, अमेरिका, जापान और चीन की चौकड़ी ने बंगाल की खाड़ी में किया है, जिसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो 3 नवंबर को शुरू हुई थी और आज इसका पहला चरण पूरा हो गया। अब इस एक्सरसाइज का दूसरा चरण नवंबर के आने वाले हफ्तों में अरब सागर में होगा। पहले चरण की एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के 5 युद्धपोत और 1 सबमरीन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। ऐसे वक्त में जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी विस्तारवादी नीति को विस्तार दे रहा है, तब 4 शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की नौसेनाओं का एक साथ आकर युद्धाभ्यास करना चीन को सीधी सीधी चेतावनी है। अब हम मालाबार एक्सरसाइज की हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर चीन पानी पानी हो रहा है।
दुनिया के 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों की नौसेनाएं, दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों के बेड़े, बंगाल की खाड़ी में युद्ध का रियल टाइम अभ्यास। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की थी। अपने 24वें एडिशन में इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने अपने हुनर दिखाए। नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट में पूरी एक्सरसाइज हुई। दूर से ही अपने अपने जौहर दिखाओ और घर जाओ। 4 दिन की एक्सरसाइज के दौरान बंगाल की खाड़ी में चारों देशों के जंगी बेड़ों ने युद्ध की परिस्थितियां बनाकर युद्धाभ्यास किया। 13 सालों में यह पहली बार था जब इन 4 देशों की नौसेनाएं किसी नौसैनिक अभ्यास में एक साथ हिस्सा ले रही थी। मालाबार एक्सरसाइज के पहले फेज में इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर रणविजय, वॉरशिप शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल शिप सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस शक्ति और सबमरीन सिंधुराज ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिकी नौसेना के मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप जॉन एस मैकन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ऑस्ट्रेलियन नेवी का लंबी रेंज का वॉरशिप बेलारात और MH-60 हेलीकॉप्टर्स ने मालाबार एक्सरसाइज में अपने हुनर दिखाए और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस अपने डिस्ट्रॉयर शिप ओनामी और HS-60 हेलीकॉप्टर्स के बेड़े ने शक्ति प्रदर्शन किया। 4 दिन तक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी के इस युद्धाभ्यास का 6 नवंबर को जोरदार अंदाज में समापन हुआ। इस बार की मालाबार एक्सरसाइज कई मायनों में खास रही, लेकिन सबसे खास इसकी टाइमिंग थी। ये नौसैनिक युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों में सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में है। एशिया पैसिफिक के 4 लोकतांत्रिक देशों ने मालाबार एक्सरसाइज के जरिए विस्तारवादी चीन को चेतावनी दी है। जरूरत इसलिए है कि वक्त का तकाजा है कि चीन को चुनौती दिया जाए, अदरवाइज चीन एक पागल घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है महत्वाकांक्षा के रेस में और वो पूरे विश्व को तबाह करने पर लगा हुआ है, चाहे कोविड-19 हो या भौगोलिक क्षेत्र दूसरे देश का लेने की प्रतिक्रिया हो। तो चीन को चुनौती देने की ज़रूरत है साउथ चाइना सी में, ताकि वो आइलैंड आफ्टर आइलैंड कैप्चर न करे, कब्जा न करे। इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के सभी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली। जाहिर है चीन को क्वाड देशों का ये नौसैनिक अभ्यास रास नहीं आ रहा है। चीन जानता है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने अगर चीन को सबक सिखाने की ठान ली तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आज की एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 2 दिन बीत जाने के बावजूद नतीजों का इंतजार बाकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार व्हाइट हाउस की रेस मुश्किल होती जा रही है, लेकिन मामला चुनावी संस्थाओं के हाथ से निकलकर अदालतों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के भरोसे के बीच बार बार अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने को कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप की दलील है कि उन्हें जनादेश चुराने नहीं देंगे। अमेरिका में ट्रंप बाइडेन के बीच नतीजों को लेकर मानो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। नतीजे पूरे अभी आए नहीं हैं और अब तक जितने नतीजे आए हैं उन पर संग्राम ऐसा है जैसे सुपर पावर के चुनाव की सुई ही अटक गई हो। अभी तक की काउंटिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से पिछड़ गए हैं। I am here to support him because what has happened during this election process on election night is egregious and it is absolutely unacceptable to the American people. लेकिन 4 more years वाला कैंपेन चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों में पिछड़ने के बीच धांधली का आरोप लगाया है। This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election, and we can't let that happen. We think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. राष्ट्रपति ट्रंप ने आसानी से हार नहीं स्वीकार करने का संकेत दिया है, लेकिन जिन 5 राज्यों में कांटे की टक्कर जारी है वो है 20 सीटों वाला पेंसिल्वेनिया, 15 सीटों वाला नॉर्थ कैरोलिना, 16 सीटों वाला जॉर्जिया, 11 सीटों वाला एरिजोना और 6 सीटों वाला नेवाडा। Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी टक्कर होगी, ऐसा अनुमान तो सभी को था, लेकिन ऐसा बंटवारा होगा किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि जहां अभी अमेरिका का फैसला अटका पड़ा है, तो वहीं वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना है। काउंटिंग जारी है, लेकिन अभी ही जो बाइडेन ने 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब की बार वोट पाने में ट्रंप का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं, क्योंकि उन्होंने 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने का 2012 के ओबामा वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वोट पाने में दोनों उम्मीदवारों की झोली भरने की वजह यह है कि 120 साल में अमेरिका में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वैसे अमेरिका का नतीजा ट्रंप के पक्ष में रहे या नहीं, लेकिन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 93% काउंटी में ट्रंप को समर्थन मिला है। ट्रंप इसे सदी की सबसे बड़ी चुनौती पर अपने लिए वोटरों का रिजल्ट कार्ड मान सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और इन सब के बीच जॉर्जिया में दोबारा वोटों की काउंटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हुए बात अब आपके पसंदीदा चैनल आज तक की, जिसने फिर से खबरों के क्षेत्र में अपनी बादशाहत को साबित किया है। आज तक को कुल 10 एंटी अवार्ड सम्मान मिला है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिला है। मिस श्वेता सिंह फ्रॉम आज तक, मिस नेहा बथम फ्रॉम आज तक, मिस्टर रोहित सरदना फ्रॉम आज तक, मिस्टर सईद अंसारी फ्रॉम आज तक। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। एंटी अवार्ड्स में आज तक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 10 सम्मान अपने नाम किए, जो करोड़ों दर्शकों की उम्मीद और पसंद पर विश्वसनीयता की मुहर लगाता है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को एंटी अवार्ड्स की ओर से हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिला है। हल्ला बोल को बेस्ट टॉक शो का खिताब, श्वेता सिंह को बेस्ट एंटरटेनमेंट एंकर का अवार्ड मिला है। रोहित सरदाना को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर का तमगा विक्रांत गुप्ता के नाम रहा। बेस्ट टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड सईद अंसारी के नाम गया है। नेहा बाथम को बेस्ट बिजनेस न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। साहित्य आज तक को बेस्ट एंटरटेनमेंट टॉक शो का एंटी अवार्ड मिला है, जबकि सलाम क्रिकेट को बेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवार्ड मिला। वंदे मातरम के लिए योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार को बेस्ट कैमरामैन का एंटी अवार्ड मिला है। मैं इंडियन टेलीविजन ग्रुप को शुक्रिया करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। भरोसा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपने ये भरोसा हमारे साथ रखा, 20 साल तक रखा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैं अपनी टीम को भी इस टाइम पे थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये भरोसा आपके और हमारे बीच कायम रखा। 10 एंटी अवार्ड अपने नाम करके आज तक ने फिर साबित कर दिया है कि खबर मतलब सिर्फ आज तक। कोई नहीं था कल तक, कोई नहीं है अब तक, जी हां, और कोई नहीं होगा कल तक। आपके इस विश्वास के लिए शुक्रिया। अपना भरोसा यूं ही बनाए रखें। इसी के साथ खबरदार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।